स्वागत है। ये वीडियो सुगौली ट्रीटी यानी सुगौली संधि जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। पूरा ये वीडियो सुगौली ट्रीटी के बारे में होगा और अगर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुगौली ट्रीटी के बारे में आज बात करेंगे। सुगौली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच एक संधि है जिसे 1814 और 1816 के दौरान हुए ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद अस्तित्व में लाया गया था। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए और 4 मार्च 1816 का इसका अनुमोदन किया गया। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरुराज मिश्र, जिनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय थे, और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रिट्सा ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के मुताबिक नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल करने, काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति और ब्रिटेन की सैन्य सेवाओं में गोरखाओं को भर्ती करने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही इसके द्वारा नेपाल ने अपनी किसी भी सेवा में किसी अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त करने का भी अधिकार खो दिया था। पहले कई फ्रांसीसी कमांडरों ने नेपाली सेना को प्रशिक्षित करने के लिए तैनात किया गया था। संधि के मुताबिक नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा गंवा दिया था, जिसमें नेपाल के राजा द्वारा पिछले 25 साल में जीते गए क्षेत्र जैसे कि पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं, गढ़वाल, राजशाही और दक्षिण में तराई का अधिकतर क्षेत्र शामिल था। तराई भूमि का कुछ हिस्सा 1816 में ही नेपाल को लौटा दिया गया। 1860 में तराई भूमि का एक बड़ा हिस्सा नेपाल को 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की सहायता करने के एवज में पुनः लौटाया गया। काठमांडू में तैनात ब्रिटिश प्रतिनिधि मल्ल युग के बाद नेपाल में रहने वाले पहला पश्चिमी व्यक्ति था। यह ध्यान देने वाली बात है कि 18वीं शताब्दी के मध्य गोरखाओं ने नेपाल पर विजय प्राप्ति के बाद बहुत से ईसाई धर्म प्रचारकों को नेपाल से बाहर निकाल दिया था। नेपाल में ब्रिटिशों के पहले प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनर को काठमांडू के उत्तरी हिस्से में तैनात किया गया था और आज यह स्थान लाजिम पाट कहलाता है और यहाँ ब्रिटिश और भारतीय दूतावास स्थित है। 1923 के दिसंबर में सुगौली संधि की अधिक्रमित कर सतत शांति और मैत्री की संधि में प्रोन्नत किया गया और ब्रिटिश निवासी के दर्जे को प्रतिनिधि से बढ़ाकर दूत का कर दिया गया। 1950 में भारत जब स्वतंत्र था और नेपाल ने एक नई संधि पर 2 स्वतंत्र देश के रूप में हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नए सिरे से स्थापित करना था। संधि के अनुच्छेद 9 के मुताबिक संधि का अनुमोदन नेपाल के राजा द्वारा होना अनिवार्य था, लेकिन राजा गिरवान युद्ध विक्रम शाह द्वारा अनुमोदित संधि का अभिलेख निर्णायक रूप से नहीं मिलता है। ब्रिटिशों को डर था कि नेपाल शायद चंद्रशेखर उपाध्याय द्वारा 4 मार्च 1816 को हस्ताक्षरित संधि को लागू न करे। इसलिए गवर्नर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने ब्रिटिश सरकार की ओर से संधि की पुष्टि उस दिन की और समक्ष संधि को उपाध्याय को सौंप दिया। कुछ लोगों का कहना है कि संधि नेपाली राजशाही और अंग्रेजों के बीच हुई थी, इसलिए नेपाल गणराज्य और भारत गणराज्य के मध्य लागू नहीं किया जा सकता। सीमा विवाद। संधि यह बताने में विफल रही कि कुछ स्थानों पर एक स्पष्ट वास्तविक सीमा रेखा कहां से गुजरेगी। कई स्थानों पर सीमा के निर्धारण और सीमा स्तंभों की स्थापना को लेकर विवाद है। अनुमान लगाया गया है कि ऐसे विवादित स्थानों का कुल क्षेत्रफल करीब 60,000 हेक्टेयर है। ऐसे कई क्षेत्रों में दोनों ओर से अब भी प्रतिदावे किए जा रहे हैं, जिन पर विचार विमर्श, विवाद और तर्कों का दौर जारी है। आज भी नेपाल भारत की सीमा रेखा में करीब 54 स्थानों पर अतिक्रमण है और विवादों के आरोप है। प्रमुख क्षेत्रों में कालापानी, लिम्पियाधारा, सुस्ता, मेची, टनकपुर, स्कंदपुर, स्तंकपुर, पशुपति नगर, हिलेथोरी,
आदि स्थानों की पहचान की गई है। ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद नेपाल सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच शांति और मैत्री की एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 2 दिसंबर 1815 को इस संधि पर नेपाल सरकार की ओर से राजा गुरुराज मिश्र, जिनके सहायक चंद्रशेखर आजाद थे, और लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रिड्सा द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 4 मार्च 1816 को चंद्रशेखर उपाध्याय और जनरल डेविड ऑक्टरलोनी द्वारा मकवानपुर में संधि की हस्ताक्षरित प्रतियां आदान प्रदान की गई, जिनमें कुछ शर्तें भी थी। वो शर्तें इस प्रकार हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल राजा के बीच सदैव शांति और मित्रता रखेगी आपस में दोनों। नेपाल के राजा उन सभी भूमि दावों पर परित्याग कर देंगे जो युद्ध के पहले दोनों राष्ट्रों के बीच विवाद का विषय थे, और उन भूमियों की संप्रभुता पर कंपनियों के अधिकार को स्वीकार करेंगे। और नेपाल के राजा शाश्वत रूप से निम्नलिखित उन सभी प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपेंगे जो हैं काला पानी और राप्ती नदी के बीच संपूर्ण तराई क्षेत्र, बुटवाल को छोड़कर राप्ती और गंडकी के बीच संपूर्ण तराई क्षेत्र, गंडकी और कोसी के बीच संपूर्ण तराई क्षेत्र जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार स्थापित किया गया, और मेची और तीस्ता नदी के बीच संपूर्ण तराई क्षेत्र, मेची के पूर्व भीतर प्रदेशों का संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र, इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र गोरखा सैनिकों द्वारा स्थिति में 40 दिन के भीतर खाली किया जाएगा। और नेपाल के उन भरदारों को, प्रमुखों को, जिनके हित पूर्वगामी अनुच्छेद 3 के अनुसार उक्त भूमि हस्तांतरण द्वारा प्रभावित होते हैं, कि क्षतिपूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 लाख रुपए की कुल राशि पेंशन प्रतिवास के रूप में देने को तैयार किया गया, जिसका निर्णय नेपाल के राजा द्वारा लिया गया था। अगला है, नेपाल के राजा और उनके वारिस उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम स्थित सभी देशों पर अपने दावों का प्रत्याग करेंगे और उन देशों या उनके निवासियों से संबंधित किसी मामले में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेंगे। छठा पॉइंट था कि नेपाल के राजा सिक्किम के राजा को उनके द्वारा शासित प्रदेशों के कब्जे के संबंध में कभी परेशान करने या यातना की किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे। यदि नेपाल और सिक्किम के बीच कोई विवाद होता है तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। नेपाल के राजा, 7वां पॉइंट जो था, नेपाल के राजा ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना किसी भी ब्रिटिश, अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक को अपनी किसी भी सेवा में ना तो नियुक्त करेंगे और ना ही उसकी सेवाओं को बनाए रखेंगे। नेपाल, 8वां पॉइंट जो था, नेपाल और ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच स्थापित शांति और सौहार्द के संबंधों की सुरक्षा और उनके सुधार के उद्देश्य से यह सहमत बनती है कि एक मान्यता प्राप्त मंत्री दूसरे की अदालत में रहेगा। 9वां पॉइंट था, इस संधि का अनुमोदन नेपाल के राजा द्वारा इस तारीख से 15 दिन के भीतर किया जाएगा जिस दिन ये संधि हुई थी, लिखी गई थी। उसे लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिड्सा को सौंपा जाएगा, जो उसे अगले 20 दिनों में या उससे पहले गवर्नर जनरल को अनुमोदित कर राजा के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके बाद दिसंबर 1816 में एक उत्तरगामी समझौते पर सहमत बनी, जिसके अनुसार नेपाल में मेची नदी के पूर्व और महाकाली नदी के पश्चिम के बीच का तराई क्षेत्र वापस लौटा दिया गया। इस समझौते के फलस्वरूप 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की क्षतिपूर्ति राशि को देने का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। एक भूमि सर्वेक्षण के द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच को सीमा तय करने का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया था। दोस्तों, मैंने सुगौली संधि की जो डिटेल्स जो मुझे मिली, जो मुझे प्राप्त हुई, मैंने बताई हैं आपको। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।